हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशांत सिंह। वेलकम टू माय चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले के तमाम वीडियोस में मैंने आपको गैस से रिलेटेड सारे लॉ पढ़ा दिए हैं। बॉयल्स लॉ हो गया है, चार्ल्स लॉ हो गया है, मॉन्टन्स लॉ हो गया है, आइडियल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड फार्मूले हो गए हैं। फिर मैंने आपको पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन, उसके बाद आपका आइडियल गैस, रियल गैस डिफरेंस, उसके बाद आपका वान डेर वाल इक्वेशन, उसके बाद ग्राहम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो लगभग सारे लॉज आपको पढ़ा दिए गए इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, एक छोटा सा लॉ गैस के ऊपर और बचा हुआ है, वो मुझे स्टार्टिंग में पढ़ाना था, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमॉन्टन्स लॉ के जस्ट बाद आपका एक लॉ होता है अवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, अवोगाड्रोज लॉ, तो ये आपको पढ़ना है। अवोगाड्रो लॉ देखिए कहता क्या है। अच्छा, ये बॉयल लॉ जो आप पढ़े थे वो कितने गैस पर एप्लीकेबल थी एक टाइम पर एक गैस पे। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था बॉयल लॉ में P1 V1 बराबर P2 V2, ये वाला फार्मूला पढ़ा था ना, P1 V1 बराबर P2 V2। अच्छा, क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर आपका क्या था? कांस्टेंट था। ये बॉयल लॉ आपने पढ़ा था। तो ये बताइए, ये जो P1 है वो क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, और P2 क्या है? फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब दोनों सेम गैस की बात कर रहे थे, मतलब ये दोनों कंडीशन सेम गैस की बात कर रहे थे। बॉयल ने क्या कांस्टेंट किया था? टेम्परेचर। चार्ल्स ने क्या कांस्टेंट किया था? प्रेशर। और गेलुजैक ने क्या कांस्टेंट किया था? आपका वॉल्यूम। आप लोग पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब जो अवोगाड्रो लॉ है, इन्होंने क्या किया? तीनों कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आइए इस लॉ को अब समझते हैं। लेकिन इस लॉ की खास बात क्या है कि ये एक साथ कई गैसेस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, 10 गैसेस पे, 20 गैसेस पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसेस पे ये एक ही साथ एप्लीकेबल है। ये लॉ कहता क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट गैसेस, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर डिफरेंट गैसेस हो, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर उनके तुम इक्वल वॉल्यूम्स ले लो अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सबका टेम्परेचर भी सेम है, सबका प्रेशर भी सेम है, और तुमने सबका वॉल्यूम क्या ले रखा है? इक्वल ले रखा है। मतलब एक का अगर 100 ml है तो दूसरे का भी 100 ml, तीसरे का भी 100 ml, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। गैसियस मॉलिक्यूल्स उनके क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसे याद रखो ना कि अगर कई गैसें हैं, उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सारी गैसों का आपस में सेम है, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, आपको नोट करना हो तो यहां से भी कर सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस under the same conditions of temperature and pressure have an equal number of molecules। molecules की जगह आप moles भी बोल सकते हैं। अरे भाई, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो आप मॉलिक्यूल्स की जगह मोल भी बोल सकते हैं। उसके आगे लिखा नो मैटर व्हाट गैसेस दे आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गैसें कौन सी हैं। ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रहे अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब इस चीज को जरा समझिए। मान लीजिए मैंने दो गैस ले लिया, एक कंटेनर लिया और एक कंटेनर में भर दिया हाइड्रोजन गैस, और इसका वॉल्यूम है 100 ml। और फिर यहाँ पर एक कंटेनर लिया और इसमें भर दिया मैंने ऑक्सीजन गैस, और इसका वॉल्यूम है 100 ml। अब देखिए दोनों गैस का वॉल्यूम क्या है? सेम है। अब मतलब दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मैंने इसका टेम्परेचर ले लिया 298 केल्विन, एक एग्जांपल है। प्रेशर ले लिया 280, प्रेशर ले लिया 1 atm, आप कुछ और ले सकते हैं 1 atm। और इसका भी टेम्परेचर मैंने ले लिया 298 केल्विन, और प्रेशर क्या ले लिया? 1 atm। तो जरा देखो, दो डिफरेंट गैसें हैं। एक गैस है आपका हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, दोनों गैस का वॉल्यूम क्या है? सेम है, 100 ml 100 ml। अरे 1 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन सेम रखो। ये 100 ml है, ये भी 100 ml है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, 298 केल्विन 298 केल्विन। दोनों का प्रेशर सेम है, 1 atm 1 atm। मतलब दो गैसों का इक्वल वॉल्यूम है। इसको पढ़िए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस। तो इक्वल वॉल्यूम है अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम है। हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इन दोनों में मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी? सेम होगी। आपको पता है H2 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? 2। एक मॉलिक्यूल की मास की बात करेंगे तो 2U होता है। अगर O2 के एक मॉलिक्यूल की मास की बात करोगे तो 32U होता है। मास अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम। अगर इसके अंदर 500 मॉलिक्यूल होंगे तो इसके अंदर भी 500 मॉलिक्यूल होंगे। अगर इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल होंगे तो इसके अंदर भी एक ही 1000 मॉलिक्यूल होंगे।
इसके अंदर भी एक ही 1000 मॉलिक्यूल होंगे, बस फर्क कितना है, इसके 1000 मॉलिक्यूल H2 के होंगे और इसके 1000 मॉलिक्यूल O2 के होंगे, मतलब दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये कौन कहता है, ये कहता है आपका अवोगाड्रो लॉ। अभी इसको और डिराइव भी करेंगे और इसको अच्छे से और समझेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया 50 ml O2, मान लो इसके अंदर ऊपर लिख दिया गया है टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम, मतलब सिमिलर कंडीशंस पे हैं, वो बदल नहीं रहे हैं। अगर 50 ml O2 में कितने मॉलिक्यूल है, मान लो X मॉलिक्यूल है, तो बताओ 50 ml CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, X ही होंगे, X मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं इस 50 को 25 कर दूं, 25 ml कर दूं, ठीक है, 25 ml कर दूं, तो कुछ और कर दूं, मान लो CO कर दूं, सेम ही कंडीशन पे, ठीक है। तो जिस रेशियो में तुम्हारा वॉल्यूम घटेगा उसी रेशियो में मॉलिक्यूल भी घट जाएगा। तो ये देखो 50 से 25 हो गया, आधा, ये बदल रहा है, गैस बदल रहा है, गैस बदल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये X मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, X/2 मॉलिक्यूल। मेरी बात को समझो, अभी कुछ देर क्या कहा कि अगर इक्वल वॉल्यूम रहता, अगर मैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम भी 50 ही लेता तो X मॉलिक्यूल होते, तो 25 ले लिया तो कितने होंगे, X/2 मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैं इस 50 से करके 100 कर दूं, लेकिन गैस बदल दूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कर दूं, कोई भी गैस कर दूं, तो बताओ 50 से 100 कर दिए तो मॉलिक्यूल भी X से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2X मॉलिक्यूल हो जाएगा। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब रिलेशन आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है तुरंत मॉलिक्यूल बढ़ जा रहा है, और जैसे ही वॉल्यूम घट रहा है तुरंत मॉलिक्यूल घट जा रहा है, लेकिन अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी इसी चीज को और समझते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसी चीज को ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये बताइए, हम लोग को पता है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, वी नो दैट, बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, PV = nRT। अगर मैं प्रेशर क्या है, अभी कुछ देर पहले बताया, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सारी गैसों के लिए क्या है, सेम है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। नहीं पढ़े हो तो स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 5 या 6 से जाके पढ़ लेना, वहां पर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताया है। ऊपर आई बटन भी दबा के जा सकते हैं आप स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे वीडियोस में, और प्लेलिस्ट का ऑप्शन मेरे मैक्सवेल केमिस्ट्री चैनल पे जाकर वो भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मैक्सवेल केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए PV = nRT। अच्छा, टेम्परेचर भी सेम है, अभी कुछ पहले यही तो चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था भाई। तो बताओ ये भी कांस्टेंट, ये दोनों भी कांस्टेंट, तो V और N क्या हुए, बचे, वॉल्यूम और N बचे। अब कई लोग करेंगे सर वॉल्यूम भी कांस्टेंट, वॉल्यूम बदल भी सकते हैं भाई, एक बार 50 ml लिए फिर 25 किया, अभी कुछ देर पहले करके दिखाए नहीं थे। लेकिन एक टाइम पे सारी गैसेस का वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके मॉलिक्यूल भी सेम। अगर सेम नहीं है, आधा है दो गुना है, तो मॉलिक्यूल भी उसी रेशियो में आधा और दो गुना हो जाएंगे। तो ये बताओ वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पे, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा V = Kn, जहां K को अवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। लेकिन याद रखना, ये अवोगाड्रो कांस्टेंट उसकी वैल्यू मत रख देना 6.022 × 10⁻23, वो मोल कॉन्सेप्ट वाला कांस्टेंट था और ये अलग है। ठीक है, तो इसमें जरा n को इधर ले आओ, तो ये तो V/n क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां से एक फार्मूला आपको निकल के आएगा कि V1/N1 = V2/N2, मतलब समझ में आया, V1/N1 = V2/N2, N2, मतलब ये एक फार्मूला आपका बन के आ गया। अच्छा, अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो, सब कुछ देख लो भाई, यहां पर ले लो वॉल्यूम और यहां पर ले लो अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब चाहे मोल ले लो चाहे मॉलिक्यूल ले लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे मोल ले लीजिए चाहे मॉलिक्यूल ले लीजिए। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। मतलब अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे गैस का तो अमाउंट भी गैस का बढ़ेगा, या उल्टा सोचो, अगर गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी यही तो बता रहा था यार कुछ देर पहले कि 50 ml में अगर X मॉलिक्यूल है तो 50 को अगर तुम 25 करोगे तो X भी घट के X/2 हो जाएगा, 50 को अगर तुम 100 करोगे तो X भी बढ़ के 2X हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, लेकिन याद रहे टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आप याद रखेंगे कि V1/N1 = V2/N2। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर थोड़ा और इसको प्रूफ करिए, तो चलिए मैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से आपको प्रूफ करता हूं इस लॉ को। पूरा लॉ क्या है, एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 or more than 2 गैसेस, या आप बोल सकते हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस
अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब आपको ध्यान रखना है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल प्रेशर, इक्वल टेम्परेचर। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे गैस अलग अलग ही क्यों ना हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो। और अगर तुम उनके वॉल्यूम्स को आधा करोगे तो उनके मॉलिक्यूल्स भी आधा हो जाएंगे। मॉलिक्यूल बोलो या मोल बोलो, बात एक ही है, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम को आधा करोगे तो मॉलिक्यूल्स भी आधा हो जाएंगे, अगर वॉल्यूम को दोगुना करोगे तो मॉलिक्यूल्स भी दोगुने हो जाएंगे। मतलब अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसी पर ये ग्राफ बना है, यानी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का रेशियो हमेशा क्या आएगा, हर गैस के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। वही यहां पर ये फार्मूला बना है। चलिए इसी एवोगैड्रो लॉ को डिराइव करते हैं विथ द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। अगर आप लोगों ने काइनेटिक गैस इक्वेशन नहीं आपको पता है, उस वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए मैक्सवेल केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन दबा लीजिए या प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए देखिए, मैंने गैस के 2 सैंपल लिए, थोड़ा इधर किनारे से लिखा हूं कि ताकि एक बोर्ड पे आ जाए, मिटाना ना पड़े, तो मैं हट जा रहा हूं, आप खाली इसको देखिए। मैंने गैस का 2 सैंपल लिया है, एक सैंपल 1 और एक सैंपल नंबर 2। ठीक है, दोनों में गैस के मॉलिक्यूल भरे हैं, दोनों का प्रेशर है सेम, पीपी सेम, दोनों का टेम्परेचर है सेम, टीटी सेम, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज। यार यही तो कब से बता रहा हूं। लेकिन और मान लिया कि ये गैस कोई और गैस है, ये कोई और गैस है, तो दोनों गैस के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, अलग अलग। तो मान लो इसके एक मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m1, और इसके एक मॉलिक्यूल का मास है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास है m2। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अच्छा, इसमें कितने मॉलिक्यूल है हमको नहीं पता। अब कई लोग कह रहे होंगे सर अभी तो आप पढ़ाए हैं कि अगर इक्वल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो और इक्वल वॉल्यूम भी हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। अरे ये तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं ना, अभी हमको शुरू में नहीं पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है या अलग अलग हैं। तो हमने इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या मान लिया, n1, और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या मान लिया, n2, और हमको ये प्रूफ करना है कि n1 इज इक्वल टू n2। ये हमारा टास्क है। आइए चलते हैं। ये बताओ काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, जो भी आप पढ़े हो पिछले वीडियो में। PV इज इक्वल टू 1/3 mNu RMS स्क्वायर। पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप पढ़े थे। PV इज इक्वल टू 1/3 m माने मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप हो सकता है मैंने स्मॉल n वहां लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। U RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूं दोनों सैंपल के लिए, सैंपल 1 के लिए, सैंपल 2 के लिए। तो देखिए सैंपल 1 के लिए प्रेशर क्या है, P है, और वॉल्यूम क्या है, V है। तो देखो PV बराबर 1/3, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या है, m1 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1 है। दिख रहा है ना, देखो m1 n1 और वेलोसिटी मान लो अलग अलग है, तो वेलोसिटी में मान ले रहा हूं v1 और v2। क्या मान ले रहा हूं, v1 और v2। तो इसका क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर। अब बताओ सैंपल 2 के लिए क्या हो जाएगा। सैंपल 2 का भी प्रेशर P ही है, वॉल्यूम V ही है। देखिए ये PV ही रहेगा, PV बराबर 1/3, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल m2 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n2 है। तो ये क्या हो जाएगा, m2 n2 v2 स्क्वायर। वेलोसिटी अलग रहेगा, v2 स्क्वायर। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, PV बराबर PV, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। सेम कर दीजिए, देखिए 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर। 1/3 से 1/3 कट गया, m1 n1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 सॉरी कैपिटल n2 v2 स्क्वायर। अब आइए, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कई डिफरेंट गैसेस हो और उनका टेम्परेचर सेम हो, मैंने भी बताया है, अगर कई डिफरेंट गैसेस हो और उनका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। गैस के मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं ना, जब टेम्परेचर तुम हीट दोगे तो और तेज मोशन करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटाने में घट जाएगी, यानी टेम्परेचर सेम रहने पे सेम रहेगी। तो अगर टेम्परेचर सेम होता है 2 या 2 से अधिक गैसों का, तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यानी at same temperature average
काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं तो आप घबराएंगे नहीं, विल बी सेम, ठीक है। तो एट सेम टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरे गैस का हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये v वॉल्यूम है, मैं जो बोल रहा हूं v वो वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, v2 स्क्वायर। तो आई लिखते हैं। अब यहां पर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कट जाएगा, क्या बचा, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। सही है, m2 v2 स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये देखिए एक छोटा सा फार्मूला आ गया फिर दिख का। अच्छा, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, यानी यहां पर m1 v1 स्क्वायर है और यहां m2 v2 स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई, तो दोनों आपस में बराबर हो गए सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर यहां देखिए सेम दिया हुआ है। सेम टेम्परेचर पे m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर क्या होगा, सेम हो गए। तो काट दें, यहां पर ये चीज काट दें, इस फार्मूले को ऊपर से घेर लिया हम। यहां पर इन दोनों से अपना दिमाग लगाइए, इस फार्मूले से और इस फार्मूले से, इन दोनों को समराइज करिए। तो देखिए ये वैल्यू कट, ये सॉरी इसको घेरा, इसको ले लो, 1/3 ऊपर कटा है, तो इस फार्मूले को इसको छोड़िए, इसको और इसको समराइज करिए, तो कोई m1 m2 कट जाएगा, v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर कट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी फाइनली वी गेट, क्या पा गए भाई, n1 बराबर n2। ओ माय गॉड, number of molecules of sample 1 will be equal to number of molecules of sample 2। मतलब दो तरीके से प्रूफ किया। एक देखो, शुरुआत में आइडियल गैस इक्वेशन लिया था, वहां पर बताया था v1/n1 बराबर v2/n2। अब फिर मैंने ये प्रूफ किया काइनेटिक गैस इक्वेशन से कि कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों गैसेस के क्या होंगे, सेम होंगे। n1 माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल 1, n2 माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। कोई पूछे वगैरह आपको डिराइव करने के लिए तो डिराइव कर दीजिएगा। अब यहाँ लिखा नहीं हूं, इसको बराबर करके खट से यहाँ पे रख देंगे तो ये कट पिट जाएगा वैल्यू।